हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 ऑफ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये हमारा चैप्टर क्लास 10th का है, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 हम कवर करेंगे। अब हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखो, हमने पहले देख लिया कि ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या क्या हैं, ह्यूमन आई को किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करती है ह्यूमन आई, हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हमें इसमें डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखना है, ठीक है। विजन में डिफेक्ट्स क्या क्या डिफेक्ट्स आ जाते हैं और उसका क्या कोई करेक्शन है। काफी लोगों को पता है इसका करेक्शन, काफी लोगों के तो लगा हुआ है इसका करेक्शन। तो कैसे? देखो, समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने पढ़ा था। अकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ दी फोकल लेंथ, ठीक है। जब हम फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कुछ सर्टेन लिमिट तक, वो कहलाती है हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन। जब ये ग्रेजुअली अपनी पावर को लूज करने लगती है, ठीक है, जब इसकी पावर ग्रेजुअली एंड स्लोली खत्म होने को आ जाती है, तब क्या होता है, ठीक है। इन सच कंडीशंस द पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली कंफर्टेबली। जब अपनी पावर खत्म होने लगती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन की, तो दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने को नहीं मिल पाते। द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। हमारी आईज में काफी रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उसकी वजह से हमारी जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स आ जाते हैं उसकी वजह से ब्लरिंग हो जाती है हमारी आईज में। ओके, देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। 3 रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं हमारी विजन के। सबको पता है, मायोपिया होता है जिसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसको हम फार साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है, और तीसरा होता है प्रेस बायोपिया, ठीक है। इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, जो हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर लाइट रिफ्लेक्शन में देखा है, ठीक है। वी डिस्कस द, अब इसके हम डिफेक्ट्स और करेक्शन भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखा हमने मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है, नियर साइटेडनेस बोलते हैं। नियर साइटेडनेस बोलते हैं यानी कि क्या हमें पास का नहीं दिखता? नहीं, हमें इसकी वजह से दूर का नहीं दिखता। नियर की साइड तो हमारी सही रहती है, इसका मतलब होता है साइटेडनेस का मतलब नियर की साइड सही है, दूर का हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। मायोपिया में हमें दूर का नहीं दिखाई देता। हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास का नहीं दिखाई देता, यानी कि लॉन्ग विजन, फार विजन हमारी सही होती है, यहाँ से हमें पास का नहीं दिखाई देता, ठीक है। प्रेस बायोपिया में हमें दोनों कंडीशन हो जाती हैं, वो ओल्ड लोगों में होती हैं, वो हम अभी देखते हैं। मायोपिया जिसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, यानी कि पास की हमारी नजर सही है, दूर का हमें नहीं दिखता है। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता है। A person with this defect has the far point nearer than infinity। हमने पढ़ा था कि जो फार पॉइंट होता है एक आइज का, नॉर्मल आइज का, वो इन्फिनिटी जाता है। इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर तक, लेकिन वो इन्फिनिटी है सपोज, और आइज यहाँ है, ये इन्फिनिटी है, ये आइज है। तो आइज जो है इन्फिनिटी तक ना देख, दूर की हमारी क्या हो जाती है, डिफेक्ट आ जाता है दूर की विजन में। तो ये यहाँ आ जाता है नियर पॉइंट हमारा, वो फार पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ पास आता जा रहा है ना आइज के, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। लेकिन जब ये यहाँ आ जाता है तो मतलब इन्फिनिटी से पास आ रहा है, इन्फिनिटी तक नहीं रह पा रहा है, तो मतलब हमारा फार पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, फार पॉइंट डिक्रीज हो जाता है मायोपिया में, ठीक है। सच अ पर्सन कैन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, कुछ दूरी तक ही देख पाता है ऐसा। फिर इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। एक मायोपिक आईज में क्या होता है, रेटिना पे इमेज बनती है वैसे तो, ठीक है, रेटिना पे बनती है, लेकिन रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है, ठीक है। मायोपिया में वैसे रेटिना पे इमेज बनती है, लेकिन रेटिना से पहले, बिफोर रेटिना इमेज बन जाती है, जिसको हम जो है मायोपिया की वजह से कहते हैं, ठीक है। उसके बाद and not at retina itself. This defect may arise due to excessive curvature of the eyeball. eyeball ज़्यादा curvature कर रही है, तो इस वजह से भी हो जाता है। eyeball elongate कर जाएगी तब भी हो जाएगा। This defect can be corrected by using a concave lens of suitable power. तो जिनको मायोपिया है, यानी कि जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, तो उन्हें पता होगा कौन सा लेंस वो लोग लगाते हैं, नेगेटिव पावर का कॉन्केव लेंस लगाते हैं, ठीक है। तो दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर, हम अभी देखते हैं। कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना, रेटिना तक आ जाएगी और करेक्ट हो जाएगा हमारा डिफेक्ट। हमने 3 चीजें देखी। हमने पहले देखा कि कॉजेज क्या क्या होते हैं, एलोंगेट हो जाती है हमारी आईबॉल या फिर कर्वेचर ज्यादा कर जाती है, और कहाँ इमेज बनती है मायोपिया में, रेटिना से पहले। उसको सही करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, यानी कि हमने करेक्शन भी देख लिया। अब देखते हैं इसको हम फिगर के अकॉर्डिंग, ओके, ठीक है। देखो, जैसे कि ये है फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, ये यहाँ, ये हमारी आईज है, ठीक है। ये देखो, ये नॉर्मल आई की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो, ये यूँ करके बना रही है इमेज रेटिना पे, ठीक है। लेकिन जब एक मायोपिक आई हो जाती है, तो ये आई है, ठीक है, यूँ करके आ रही है रेज लाइट की, और देखो यहाँ बिफोर रेटिना इमेज बन रही है, और हमें कहाँ लानी है, यहाँ लानी है। इसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, करेक्शन क्या है, कॉन्केव लेंस का यूज़ कर रहे हैं। कॉन्केव लेंस कैसा, ऐसा वाला लेंस का हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे इमेज की जो रेज है इस तरीके से आते हुए इधर आ जाए थोड़ी, और देखो इमेज की रेज कैसी आ रही है, थोड़ी यूँ करके डाइवर्ज हो जाएं, हम चाह रहे हैं कि यूँ डाइवर्ज हो जाएं फिर कन्वर्ज हो जाएं आगे जाके, ठीक है। ये होती है मायोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया जिसमें हमें पास का नहीं दिखाई देता, यानी कि 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर चली जाती है हमारी नॉर्मल वो, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली।
यानी कि हम दूर के तो देख पाते हैं, पास के नहीं देख पाते हैं। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज द फादर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल आई, यानी कि 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर जाके हमारा जो होता है, क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया की डिस्टेंस चेंज हो जाती है। ओके, सच अ पर्सन हैज टू कीप अ नॉर्मल कीप अ रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, यानी कि हम जब देखते हैं दूर दूर रखना पड़ता है, न्यूज़पेपर रीड करते वक्त दूर रखना पड़ता है जिससे हमें सही फोकल लेंथ बैठ जाए। ठीक है, दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फॉर्म अ क्लोजली ऑब्जेक्ट फोकस्ड ऑन पॉइंट बिहाइंड द रेटिना बनती है इसमें, इसलिए थोड़ा दूर रखेंगे तो रेटिना पे आ जाएगी दूर से, पीछे से। दिस इफेक्ट अराइजेस आइदर बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, ओके, या फिर आई बॉल छोटी हो जाती है, उल्टा होने लगता है। ठीक है, द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, जैसा लेंस हमारी आई में लगा हुआ है वैसा ही एक और लेंस लगा लेंगे अगर हम, तो हमारी आई सही हो सकती है। दिस डिफेक्ट कैन करेक्टेड बाय दिस आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन दी रेटिना। अब देखो यहाँ ये नियर पॉइंट है, नॉर्मल नियर पॉइंट, ये आगे रेटिना पे बन रही है, लेकिन अब यहाँ थी नियर पॉइंट ये था, अब यहाँ पहुँच गया है, दूर और दूर पहुँच गया है, तो यहाँ से जब ये जाएंगी तो यूँ जाके जानी चाहिए थी, और देखो यहाँ बन रही है, रेटिना कहाँ है, यहाँ है। तो इसको सही करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं जो यूँ करके रेटिना पे इमेज बना देता है हाइपरमेट्रोपिया में। प्रेस बायोपिया क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। एज के साथ साथ जो पावर ऑफ आईज होती है या सीलियरी मसल्स की जो ग्रैबिंग पावर होती है वो बहुत लूज होने लगती है, वीक होने लगती है एज के साथ साथ। एल्डर लोगों में प्रेस बायोपिया पाया जाता है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव लेंस। दिस इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया. It arises due to gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eyelids. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. दोनों से सफर कर सकता है कभी कभी. Such people often require bifocal lenses. Bifocal lenses क्या होते हैं? दोनों convex and concave दोनों लेंस का यूज करना पड़े तब ये bifocal lenses कहलाते हैं. A common type of bifocal lenses consists of both convex and concave lenses. The upper portion concave lens का काम करता है क्योंकि हमें दूर का चीज़ें हम सीधा मुंह करके देखते हैं और नीचे जब देखते हैं तो हमें पास की चीज़ें देखनी होती हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस नीचे वाले पार्ट में लगा होता है. ठीक है, उसके बाद क्या है? These days it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical interventions. हम इसका थोड़ा लेंसेज का यूज़ करके या फिर सर्जिकल इंटरवेंशंस करके इसको करेक्ट कर सकते हैं. ये तीनों डिफेक्ट्स हैं हमारी आइज़ के. ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म हमें देखना है कि किस तरीके से ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है. You have learned how light gets refracted through a rectangular glass slab. आपने देखा कि लाइट चैप्टर में कि किस तरीके से लाइट जो है ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट कर जाती है. ठीक है, फॉर अ पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज एज इन अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. जैसे कि ये है, ये एक रे है, ये लाइट आ रही है यहाँ से, तो यूँ करके एक जा रही है. ठीक है, तो जो एमरजेंट रे होती है ये है, यूँ आ रही है, सॉरी ये है और यूँ आ रही है. ठीक है, ये नॉर्मल है और यूँ जा रही है. तो जब हम एमरजेंट रे और जो पैरेलल जो एमरजेंट रे है और इंसिडेंट रे है वो देखेंगे तो वो पैरेलल जा रही होंगी एक दूसरे के. ठीक है, however it is slightly displaced laterally. how would light get refracted through a transparent prism? prism से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट कर सकती है जबकि वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है? तो देखो कैसे. कंसीडर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म. ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हमें कंसीडर करना है इस तरीके का. ठीक है, जिसके सर्फेसेज इंक्लाइंड हो एक दूसरे से. द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फोकल फेसेस, जो एंगल होता है उसके फोकल फेसेस में, उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू सी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म. तो देखो एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म की गई है. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ग्लास प्रिज्म को. ये है ग्लास प्रिज्म, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, और अब ये एमरजेंट है. ठीक है, ये देखो PE इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है. और रिफ्रैक्टेड रे क्या है? EF. EF कहाँ है? EF ये रिफ्रैक्टेड रे है. एक सेकेंड, ये है हमारी इंसिडेंट रे, फिर ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये है हमारी इंसिडेंट रे. FS ये जो है ये हमारी एमरजेंट रे है. ठीक है ना, फिर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I, ये वाला एंगल I है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला है. एंगल ऑफ एमरजेंस ये वाला है. एंगल ऑफ डेविएशन ये है. ठीक है, ये सब एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है. ठीक है, ये पूरा बताया गया है किस तरीके से इसमें हम रिफ्रैक्शन देख सकते हैं प्रिज्म में. प्रिज्म में क्या होता है? अब ये जो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म के थ्रू हम डिस्पर्जन कराते हैं. डिस्पर्जन कैसे होता है? अब डिस्पर्जन क्या होता है अब ग्लास प्रिज्म के थ्रू? ठीक है, ये ग्लास प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं, यानी कि उसको उस कलर को और ज़्यादा तोड़ने को हम यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड the spectacular colors in the rainbow. How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? एक white light आ रही है, एक ये white light है, सपोज ये white light आ रही है. तो ये रेनबो जब आता है
जब रेनबो होता है तो ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाती है 7 कलर्स में, ठीक है। यही वाइट लाइट और अपोजिट डायरेक्शन में टूटती है। कैसे होता है ये सब हमें देखना है, ठीक है। वेरियस कलर्स ऑफ रेनबो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। द इंसिडेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमेना, लेट अस डू दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपको भी बहुत मजे आएंगे करने में, क्योंकि यहाँ पे आपको व्हाइट लाइट को तोड़ के दिखाया जाएगा 7 कलर्स में। तोड़ के इन द सेंस रेनबो बना के दिखाया जाएगा, किस तरीके से वो अभी देख लेते हैं। देखो, एक प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट को, इंसिडेंट व्हाइट लाइट जो आ रही है, इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स, काफी सारे कलर्स में स्प्लिट कर देती है। इसी को ही हम डिस्पर्जन कह देते हैं। जो कलर्स अपीयर होते हैं एट द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कलर्स, तो वो क्या होता है, विबग्योर होता है। क्या होता है, विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर होता है ये, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हम कहते हैं जब व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है अपने कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स में, ये कलर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, लेकिन या विबग्योर, इसको याद रखना, ये पूछा जाएगा। और यो करके स्टार्टिंग होती है, रेड कलर स्प्लिट होता है, फिर लास्ट में वायलेट कलर, ठीक है। डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं, कलर्ड कंपोनेंट्स को लाइट बीम के स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स में टूटने की। अब अगर हम देखते हैं तो रेड लाइट जो है वो सबसे कम बेंड होती है, क्योंकि सबसे ऊपर होती है तो सबसे कम बेंड होती है, और सबसे ज़्यादा वायलेट को बेंड होना पड़ता है, ठीक है। दस द मोस्ट ऑफ द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स, डिफरेंट एंगल बना हुई हर कोई जाता है, ठीक है। आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू स्पेक्ट्रम और सनलाइट। सनलाइट में स्पेक्ट्रम निकालने का किसका सबसे पहला रोल रहा, आइजैक न्यूटन का रहा, ठीक है। ही tried to split the colors of the spectrum of white further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the prism as shown, allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. Any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light. अब देखो, इस सर आइजैक न्यूटन ने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा, देखो ये आ रही है व्हाइट लाइट, ठीक है। एक प्रिज्म उन्होंने इस तरीके से रखा और दूसरा इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, उल्टा रख दिया। जब व्हाइट लाइट को यहाँ देखा गया तो विबग्योर बनाया उसने। विबग्योर जब जो है रिफ्रैक्ट हुआ तो उसने क्या किया पता है, यो करके व्हाइट लाइट में फिर से उसे व्हाइट लाइट में ही बना दिया। रिकॉम्बिनेशन कहलाता है ये, ठीक है। इसको ही हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रेनबो क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। हमने बताया जिस तरीके से जहां सन होगा उसके अपोजिट में रेनबो फॉर्मेशन होता है, उसके अपोजिट में रेनबो फॉर्मेशन होता है। रेनबो जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू बनता है। जब वाटर, कई सारी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं अलग अलग कलर को स्प्लिट करती हुई, बेंड करती हुई, तो इस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। ड्यू टू रेन ड्रॉप आती है तभी ज़्यादातर होता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्रैक्शन, डिफरेंट कलर्स ईच, जितना ज़्यादा कलर आपकी आइस ले पा रही है वो कलर ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इवनली स्प्लिटेड नहीं होते कलर्स जो होते हैं, ठीक है। इसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का टॉपिक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का टॉपिक है, और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे, पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।